हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नई कहानी जुनून इश्क को। इसके बारे में आपको पोस्ट के थ्रू तो पता चल ही गया होगा। एंड हमने कहा था इसका इंट्रो आएगा, पर टाइम नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट स्टोरी ही कंटिन्यू करेंगे। बट एक छोटा सा इंट्रो तो बनता है। आप सभी लोगों ने वाईटी पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, इस पर स्टोरी सुनी होगी। एंड हर एक स्टोरी में सेम तरह की चीज़ें आपको बोर कर देती होंगी। आप सभी लोग चाहते होंगे कि कुछ यूनिक सा है, कुछ इंटरेस्टिंग सा है। तो हमारी ये कहानी उसी पर एकदम बेस्ड है। हमारी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो होने वाली है, बट इसमें प्लस पॉइंट आने वाला है कि ये एक रिवेंज स्टोरी भी होने वाली है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिवेंज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो चलिए अब हम सुनाना शुरू करते हैं आपको हमारी ये कहानी। एक कंपनी के टॉप फ्लोर पर एक सीरियस मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। खामोशी का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। एक लड़की जिसने अपने हाथों को टेबल पर रखा हुआ था और उसका फेस थोड़ा झुका हुआ था। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सख्त था। उस लड़की को इतना खामोश देखकर वहाँ पर जो भी लोग थे वो उनके माथे पर पसीने आ चुके थे। हालांकि उस मीटिंग रूम में एसी चल रहे थे, फिर भी सभी को पसीने आ चुके थे। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शांत थी और किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से कुछ कहे। अचानक ही वो लड़की अपने फेस को अप करती है और एक फ़ाइल को लेती है अपने हाथों में और टेबल पर पटक देती है। फाइल पटकने की जो आवाज़ है वो उस कमरे में काफ़ी तेज़ गूंजती है। और जब उस लड़की ने फाइल को पटका हुआ था तो उसकी आवाज़ के साथ वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ मौजूद थे उनकी पलकें सेम टाइम पर झुकी हुई थी। शोर थोड़ी देर में शांत हो जाता है, फिर से कमरा शांति और खामोशी से भर जाता है। इस माहौल में वो लड़की अपनी उन ठंडी नज़रों से सभी की तरफ देखती है। जो भी पर्सन उस लड़की के उन कोल्ड नज़रों में, उसके गुस्से भरी नज़रों में देखता था, उसकी रूह अंदर तक हिल जाती थी। सभी को इस तरीके से देखने के बाद वो लड़की बोलना शुरू करती है। केवल 2 दिन। अगर 2 दिन में आप सभी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो भूल जाइएगा आप सभी लोग अपनी जॉब को। इतना कहकर वो लड़की चेयर से अपने ब्लेजर को लेती है और उस मीटिंग रूम से बाहर जाने लगती है। उसने गेट खोला ही था, एक बार फिर वो पीछे देखती है इन सभी लोगों की तरफ और कहती है केवल 2 दिन। इतना कहने के बाद वो लड़की उस मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है। वहाँ से आने के बाद वो डायरेक्ट अपने केबिन में जाती है। केबिन में आती है और अपने ब्लेजर को चेयर पर टांग देती है। फिर चेयर पर बैठने के बाद अपने हेड को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड कर देती है और अपनी आँखों को बंद कर देती है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। एक एम्प्लॉय आता है और उस चेयर पर, उस टेबल पर कॉफ़ी का मग रखता है और कहता है डरते हुए, मैम आपकी कॉफ़ी। वो लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। वो एम्प्लॉय चुपचाप से उस कॉफ़ी को टेबल पर रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लड़की अपने आप को सही करती है और वापस से अपनी बैग को स्ट्रेट करके सही से बैठ जाती है चेयर पर। चेयर पर बैठने के बाद वो देखती है उस कॉफ़ी के कप की तरफ। उस कप को लेकर वो चेयर से उठती है और अपने केबिन के बाहर देखने लगती है। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पर चारों तरफ केवल ऊंची ऊंची मीनारें थीं। हरियाली का नामो निशान नहीं था। कार के साउंड और बिल्डिंग्स के लाइट्स, बस यही थे चारों तरफ।
वो लड़की वहाँ की तरफ देखती है। इसके बाद वो फिर उस कप से कॉफ़ी का एक सिप लेती है। उसके माइंड में कुछ चल रहा था। 2-3 सिप लेने के बाद वो लड़की वापस से आकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। चेयर पर बैठने के बाद टेबल पर पड़ी कुछ फाइलों को वो लेती है और उन्हें देखने लग जाती है। अब उसका पूरा ध्यान उसके काम पर लग चुका था। ऐसे ही काम करते हुए रात के 9 बज जाते हैं। सभी एम्प्लॉयज़ अपने घर को जा चुके थे, पर वो लड़की अभी तक अपनी कैबिन में थी। उसे टाइम का कोई होश नहीं था। पूरी तरीके से वो अपने कामों में डूबी हुई थी। जितने भी लोगों की उस लड़की ने आज क्लास ली थी, वो सभी लोग इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा सुना के गए थे, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। जब वो अपने कामों में व्यस्त थी तो उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। उसका ध्यान अपने कामों से हटता है और वो फ़ोन की तरफ देखती है। फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल था। वो कॉल पिक करती है तो उसकी माँ कहती हैं, वंशिका। जी हाँ, ये हमारी कहानी की पहली मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है वंशिका। वंशिका राठौड़ इंडस्ट्री की CEO। आइए थोड़ा जानते हैं हम वंशिका के नेचर के बारे में। वंशिका, जिसका फेस काफ़ी ज़्यादा सख्त था, उसका ऑरा डोमिनेटिंग था। अगर कोई भी पर्सन उसके ऑरा के अंदर आता तो वो डर को महसूस कर लेता। कॉन्फिडेंस ऐसा कि जिसकी कोई हद ना, और बातें इतने नपे तुले शब्दों में कि एक लाइन में वो क्या कह जाए इसके बारे में समझने में इंसान को घंटे लग जाए। वंशिका का चेहरा, उसमें सबसे स्पेशल चीज़ थी उसकी आँखें। उसकी आँखें जो उसके गुस्से को, उसके नेचर को रिप्रेजेंट करती थी। वो ठंडी नज़रें वंशिका के डोमिनेंस को साफ साफ बता रही थी। एंड वंशिका काफ़ी ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट, उसके साथ क्रिएटिव पर्सन है। लीडरशिप उसको काफ़ी अच्छे से आता है। एंड वंशिका ने बचपन से बहुत सारी चीज़ें झेली हुई हैं, जिसके कारण उसका नेचर केवल गुस्से में सिमटा है। गुस्से के अलावा उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। कमांड करना, इसके अलावा उसके ज़ुबान से कुछ नहीं निकलता था। खुशी क्या होती है और मुस्कान क्या होती है, इसका पता वंशिका को कई सालों से नहीं लगा हुआ था। इतना काफ़ी होगा, बाकी आपको वंशिका के नेचर के बारे में कहानी में पता ही चलेगा। चलिए हम स्टोरी पर आते हैं। वंशिका की माँ कहती हैं कि बेटा वंशिका, अब तो आ जा, रात के 9 बज चुके हैं और कितने दिनों से तू घर पर नहीं आई है। वंशिका कहती है, माँ थोड़ा काम है, इसके बाद ख़त्म करने के बाद मैं आ जाऊँगी। इतना कहने के बाद वो फ़ोन काटने वाली थी। तब तक यहाँ से जो वंशिका की दादी हैं वो बोलना शुरू करती हैं, अगर आधे घंटे के अंदर तू घर पर नहीं देखी मुझे तो भूल जाइए कि तेरी कोई दादी भी है। वंशिका कहती है, दादी ये क्या बात हुई। दादी इतना कहकर वंशिका की दादी इतना कहकर फ़ोन कट कर देती हैं। वंशिका को अब जाना पड़ेगा। वंशिका कहती है, ये दादी भी ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। मैं उनकी बातें मान लेती हूँ तो ये हर वक्त मुझे कमांड देंगी। वंशिका उठती है अपने चेयर से और कार की कीज़ लेकर निकल जाती है अपने घर की तरफ। यहाँ पर वंशिका की माँ वंशिका की दादी से कहती हैं, वाह माँ जी, आपकी बात तो एक बार में मान ली। तो वंशिका की दादी कहती है, पोती है मेरी, क्यों नहीं मानेगी। और ये लोग हंसते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को वंशिका के फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करा दें। वंशिका की फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे। एक वंशिका की माँ थी और एक वंशिका की दादी थी। वंशिका अपनी दादी को काफ़ी ज़्यादा मानती थी। वंशिका की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो MBA की पढ़ाई कर रही है।
वंशिका के पापा की जो मौत है वो एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। वंशिका काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। घर की बड़ी बेटी होने के कारण कंपनी का सारा कारोबार वंशिका के कंधे पर काफ़ी छोटी सी उम्र पर ही आ चुका था। ये भी एक रीज़न है वंशिका के काफ़ी ज़्यादा गुस्से प्रकृति का। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रुक कर लेते हैं अपनी कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम है कृति मल्होत्रा। शांत और सुलझी हुई लड़की। कृति का ऑरा ऐसा था कि उसके ऑरा में जो भी पर्सन आए वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल फील करे। कृति काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर की थी। खुशी बांटना कृति का नेचर था। कृति के फेशियल एक्सप्रेशन में ज़्यादातर हंसी ही मिलती थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती थी और कृति की स्माइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी। कृति की आँखें उसके फेस का सबसे अच्छा पार्ट थी। वो आँखें इतनी गहरी थी कि अगर कोई पर्सन उन आँखों में देख ले तो शायद डूब जाए। नशा जिसे कहते हैं वो कृति की आँखों में था। फेयर स्किन के साथ जो कृति है उसके कंधे पर एक तिल था। तिल एक ऐसी जगह पे था कि इंसान खुद को कंट्रोल करना भूल जाए। कृति का अंदाज थोड़ा सा चुलबुला भी था। यही कृति को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाता था और लोगों से। एक नशा जिसे कहते हैं वो कृति के अंदर काफ़ी अच्छे से था। कैसे किसी को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ये तो कृति की अदाएं काफ़ी अच्छे से जानती थी। लॉन्ग हेयर था और ये कृति पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता था। कृति हर तरीके से कपड़े पहनती थी, हर तरह के कपड़े वो पहना करती थी, पर उसे सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल से प्यार था। कृति की एज थी 24 ईयर। उसके घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए कृति को जॉब की नीड थी और कृति एक जॉब ढूंढ भी रही थी। उसके लिए उसने अप्लाई भी किया हुआ था। अब इंट्रोड्यूस कराते हैं कृति के फैमिली मेम्बर से। कृति के परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे। कृति थी और कृति की एक छोटी बहन थी और कृति के पापा थे। कृति की माँ उसकी छोटी बहन को जन्म देने के टाइम ही एक्सपायर हो चुकी थी। उस वक्त कृति महज 5 साल की थी और उसकी बहन बस दुनिया में अपने कदमों को रखी हुई थी। कृति के पापा ने कृति और कृति की बहन को पालने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ था, जिसके कारण उनके हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इशू भी आ चुका था। उनकी हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। कृति के बहन का नाम था सिमरन। सिमरन कृति से 5 साल छोटी थी। कृति उस वक्त अपने कमरे में थी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। ये कृति की दोस्त थी। कृति अपने दोस्त से कहती है कि यार कई दिन हो चुके हैं, अब तक मुझे जॉब नहीं मिली है। तुम जानती हो मेरे फैमिली की कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो उसकी दोस्त कृति को समझाते हुए कहती है टेंशन मत ले, कुछ दिन में मिल जाएगी जॉब। अभी अंकल के हेल्थ पर फोकस कर। कृति कहती है हाँ, पर 1 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, मुझे कोई ढंग की जॉब ही नहीं मिल रही है। तो कृति की फ्रेंड कहती है टेंशन मत ले, राधा रानी सब ठीक करेंगी, सब उन पर छोड़ दे। कृति कहती है हाँ, बस जल्दी से सब ठीक हो जाए और मुझे कोई ढंग की और अच्छी जॉब मिल जाए। इतना कहकर इन लोगों का जो कॉल है वो कट होता है। कॉल कट होने के बाद जो कृति है वो आती है अपने घर के किचन एरिया में और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। और वो सोच रही थी कि कैसे भी करके उसे जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाए। खाना बनाने के बाद जो कृति है वो खाने की प्लेट लेकर अपने पापा के रूम में जाती है और
उनसे पूछती है कि पापा आपने दवा ली। जिस पर कृति के पापा कहते हैं हाँ मैंने दवा ले ली है। कृति आती है और उनके बगल में बैठ जाती है और कहती है जल्दी से आप खाना ख़त्म करिए, आपकी नाइट की दवा का टाइम हो चुका है। तो कृति के पापा कहते हैं बेटा अब कोई दवा नहीं, इतना दवा मैं खा चुका हूँ, अब कोई नहीं दवा। तो कृति कहती है पापा अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे, आपको दवा तो खानी पड़ेगी, पहले आप जल्दी से खाना ख़त्म करिए। और वो अपने पापा को खाना खिलाने लग जाती है। यहाँ पर कृति के पापा कहते हैं सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ रहा है, काश वो हादसा नहीं हुआ होता, शायद आज हमारी फैमिली की कंडीशन काफ़ी अच्छी होती। कृति कहती है पापा सब ठीक हो जाएगा, आप उसके बारे में ना सोचिए। कृति के पापा कहते हैं अगर उन अमीर जादों ने ये ना किया होता तो मेरी बेटी को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और वो कृति के गालों पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। कृति कहती है बहुत जल्दी पापा आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा क्या हादसा हुआ था इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। और ये हादसा कई सारे रिश्ते को कैसे जोड़ सकता है और कैसे तोड़ सकता है, ये आपको कहानी में पता चलेगा। ये वाला यूनिक है, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। हम कंटिन्यू करते हैं। कृति अपने पापा को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उन्हें दवा दे दी है। दवा खिलाने के बाद उन्हें अच्छे से सुलाने के बाद वो आती है अपने बहन के कमरे में। सिमरन अपने कमरे में थी और वो पढ़ाई कर रही थी, उसके एग्ज़ाम्स थे। कृति आती है सिमरन के कमरे में। सिमरन ने अपने कमरे में चारों तरफ बस बुक्स ही बुक्स बिखेर रखे थे। कृति कमरे में आने के बाद कहती है ये क्या है, ये सारे बुक्स तूने बिखेरे क्यों हुए हैं। किताबों में दबी हुई सिमरन उठती है और कहती है दी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल एग्ज़ाम है और मुझे इतना पढ़ना है, मेरे पास कोई नोट्स भी नहीं है कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। कृति स्माइल करती है और आती है सिमरन जहाँ पर थी वहाँ पर और कहती है पहले उठ, जाकर मुंह धो और खाना खा, उसके बाद पढ़ाई। और इतना जो तूने बुक बिखेरा है ये गलत है, जितना सारे बुक्स तुम देखोगे उतना ज़्यादा तुम्हें प्रेशर मिलेगा, इसका कोई रिज़ल्ट या आउटकम नहीं आने वाला। तो एक बुक से पढ़ो जो तुम्हें समझ में आता हो और उन टॉपिक्स को पढ़ो जो इम्पोर्टेंट हो। लास्ट टाइम पर एक रात में सब कुछ तो तुम पढ़ नहीं सकती। सिमरन कहती है बट मेरे पास नोट्स नहीं है और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे समझ में नहीं आते और वो एग्ज़ाम्स में आ भी सकते हैं। तो कृति कहती है पहले जाओ और फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना खा लेना, फिर पढ़ाई, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। यहाँ पर सिमरन तुरंत ही उठती है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी जो दी है वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और अपने टाइम पर कॉलेज की टॉपर रह चुकी हैं, इसलिए वो एकदम से निश्चिंत हो जाती है कि अब तो वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आएगी। इसलिए सिमरन उठती है और अपना फेस वॉश करने के बाद तुरंत ही खाना खाती है और वो पूछती है अपने दी से कि दी आपने खाना खाया। कृति कहती है नहीं अभी नहीं। तो सिमरन कहती है आप भी खा लो, फिर मुझे पढ़ाना भी तो है। तो कृति कहती है हाँ, और वो सिमरन के साथ खाना खाने चली जाती है। ये दोनों मिलकर खाना ख़त्म करते हैं। इसके बाद कृति आती है सिमरन के रूम में, सिमरन को पढ़ाने लग जाती है। जो जो टॉपिक्स सिमरन को नहीं आते थे और जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आ सकते थे वो सारे टॉपिक्स वो सिमरन को बताती है और काफ़ी अच्छे से सिमरन को वो सारी चीज़ें समझाती है। इन लोगों को पढ़ते हुए रात के 1 बज चुके थे। कृति कहती है अब बस, अब कल सुबह एग्ज़ाम दे के आना।
सिमरन कहती है हाँ दी, आपने पढ़ाया है तो बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। यहाँ पर कृति कहती है ये हमेशा नहीं चलने वाला, तुम्हें पहले से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये लास्ट टाइम पर पढ़ाई करना गलत है। यहाँ पर सिमरन कहती है आप है ना दी, मैं फिर से अपने बुक्स बिखेर दूँगी और आप फिर से मुझे समझा देंगी। सिमरन इतना कहती है और सिमरन की बातें सुनकर कृति भी हंसती है और ये लोग पढ़ाई को स्टॉप करते हैं, बुक्स को अच्छे से एक जगह पर रख देते हैं। फिर कृति सिमरन के साथ सो जाती है। उधर दूसरी तरफ वंशिका आधे घंटे के अंदर पहुंचती है अपने घर पर। घर पर आने के बाद उसके कार का हॉर्न आता है। इतने दिन बाद वंशिका के कार का हॉर्न सुनकर जो वंशिका की दादी है वो कहती है कहा था ना आ जाएगी। और वंशिका आधे घंटे से पहले आ चुकी थी, उसने काफ़ी तेज़ी से ड्राइव किया था। कार पार्किंग में लगाने के बाद वंशिका आ जाती है अपने घर के अंदर। वंशिका को वहाँ पर देखकर जो वंशिका की माँ है वो कहती हैं अब जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, डिनर का टाइम हो रहा है। वंशिका कहती है जी माँ, और वंशिका जाती है अपने रूम में, जाती है और फ्रेश होती है। खुशी भी वंशिका के कार का हॉर्न सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है और हॉल एरिया में आती है जहाँ पर वंशिका की दादी और वंशिका की माँ थे। और वो पूछती है अपनी दादी से कि दी आ गई, जिस पर उसकी दादी कहती है हाँ। खुशी कहती है मतलब आज सभी लोग बैठकर डिनर करेंगे, पूरी फैमिली। तो वंशिका की दादी कहती हैं हाँ। खुशी कहती है कितने दिन हो गए थे दी घर पर नहीं आई थी और ऐसे रूखा सूखा सब खाना खाते थे, आज अच्छा लगेगा। तो वंशिका की माँ कहती हैं हाँ अब जाओ तुम भी फ्रेश होकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ। खुशी कहती है अभी आती हूँ माँ। इतना कहकर खुशी जाती है, हाथ धोकर तुरंत ही आ जाती है हॉल एरिया में। उधर दूसरी तरफ जो वंशिका है वो अपने कमरे में जाने के बाद शावर लेती है, इसलिए वंशिका को नीचे हॉल की तरफ आने में थोड़ा लेट हो जाता है। फिर भी सभी लोग वंशिका के आने का इंतज़ार करते हैं और वंशिका के आने के बाद ही खाना खाना इन लोगों का शुरू होता है। यहाँ पर जो दादी थी वंशिका की वो कहती हैं मैंने सुना था एक प्रोजेक्ट के लिए तुमने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल देने की धमकी दी है। वंशिका कहती है हाँ दादी, मैं कई दिनों से इन लोगों से कह रही थी इस प्रोजेक्ट को मुझे कंप्लीट चाहिए, बट अब डेडलाइन से ऊपर हो चुका था तो मुझे मजबूरन वो बात कहनी पड़ी। वंशिका की दादी कहती हैं पर इतनी सख्ती से क्यों, थोड़ा सही से भी तो कह सकती थी, ऐसे तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्वाइट भी कर सकते हैं। वंशिका कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे काम टाइम पर चाहिए। वंशिका की दादी कहती हैं अपना गुस्सा थोड़ा कम कर, एम्प्लॉयज़ के सामने दिखाती है अब घर में भी। वंशिका कहती है सॉरी दादी। वंशिका की जो दादी थी वो थी राठौड़ इंडस्ट्री की चेयरवुमेन, इसलिए उन्हें कंपनी के बारे में पता था कब कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, क्योंकि इन पर साइन करने की जो जिम्मेदारी थी वो उनकी दादी की ही थी। वंशिका को कुछ ख्याल आता है और वो कहती है अपनी माँ से माँ दादी की केयर टेकर आ चुकी है। तो वंशिका की माँ कहती हैं नहीं अभी नहीं बेटा। तो वंशिका कहती है कब कब आएगी माँ, उसके लिए तो आपको कहा था ना। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी दादी ने ही मना किया है किसी भी केयर टेकर को हायर करने के लिए। वंशिका अपनी दादी की तरफ देखती है और कहती है ये क्या हरकत है दादी। तो उसकी दादी कहती हैं मुझे किसी केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है, तुम हो, मेरी बहू है, मेरा ख्याल अच्छे से रख लेंगी। वंशिका कहती है नहीं, मैंने कहा ये फाइनल हो गया, कल ही एक केयर टेकर मैं खुद हायर करूँगी और दादी मुझे इस पर कोई भी बहस नहीं करनी है। मैंने आपकी बात मानी, अब आप भी मेरी एक बात मानिए। उसकी दादी कुछ नहीं कहती हैं और वो हाँ कह देती हैं।
वंशिका को इस गुस्से भरे रूप में देखकर खुशी कहती है अपने मन में, आज भी गुस्सा। मैं कुछ ना बोलूँ तो ही ठीक है, बोलूँगी तो ये मुझ पर भी आ जाएंगी। इसलिए वो चुपचाप रहना ही ज़रूरी समझती है। पर वंशिका की नज़र खुशी पर चली जाती है और वो खुशी से पूछती है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये क्या है खुशी? खुशी मन में कहती है, लग गई। और वो जवाब देती है वंशिका को, ऐसा कुछ नहीं है दी, वो थोड़ा बहुत तो मस्ती चलती ही है। वंशिका कहती है, हाँ वह मस्ती करो पर लिमिट में। अब वंशिका सबकी क्लास ही लगा रही थी। जो खुशी है वो अपनी दादी की तरफ देखती है और इशारा करती है, दादी बचा लो ना। तो उसकी जो दादी है वो इशारा समझती हैं और कहती हैं, क्या डांट रही है बच्ची को, छोटी है, थोड़ा मस्ती नहीं करेगी तो क्या करेगी। वंशिका कहती है, दादी आपने ही इसे चढ़ा कर रखा है, इसकी कंप्लेन सुनी आपने? मैं सुनती हूँ ना। तो वंशिका की दादी कहती हैं, तू बड़ी है तो सुन, मेरी बच्ची मस्ती करेगी, कम से कम तेरी तरह तो नहीं है, केवल गुस्सा और काम। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगले भाग में। ये हमारी कहानी कैसी लगी बताइएगा। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है एंड इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने एफ़र्ट्स डाले हुए हैं। तो बताइए आप लोग कि फर्स्ट भाग कैसा लगा। अब हम मिलेंगे आपसे इसके अगले भाग में। और हाँ, यह स्टोरी केवल संडे को ही आएगी। इस बीच मंडे से लेकर के सैटरडे तक इबादत ही कंटिन्यू होगी, या हो सके अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो इसके 2 पार्ट्स भी इन दिनों के बीच में आ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आप सभी लोग कमेंट्स कर दीजिएगा कि कैसी लगी। धन्यवाद। और हाँ, जिस दिन ये आएगी उस दिन इबादत नहीं आएगी।